उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। ये चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, और इसमें हमने अस्थमा और डायबिटीज़ ये 2 की थी। ठीक है, तो आज हम बाकी करेंगे। तो जब आप लोग मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो बेहतर ये है कि आप अपनी बुक भी साथ खोला करें। ठीक है, अपने जो अगर आप अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत करती हूँ, अगर आप अंडरलाइन करते हैं या जो भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए होते हैं तो आप साथ साथ कर लिया करो, ताकि आपको एक से दूसरी बार वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, सिर्फ जब आप एक बार मेरे साथ साथ अगर ये चैप्टर कर लेते हैं तो दूसरी बार आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। बेहतर है कि आप साथ साथ जो है इसको कंटिन्यू किया करें। और रही बात वीडियो की, मैं अपनी वीडियोस खुद देखूँ ना तो मुझे उसमें बहुत सारी गलतियाँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। मुझे ना तो एडिटिंग आती है ना ही बाकी चीज़ें। स्लोली आई एम ग्रोइंग। बस मेरी कोशिश यही है कि इससे हेल्प हो जाए, आप लोगों की भी, जूनियर्स आएंगे बाद में उनकी भी हेल्प हो जाए। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर के नंबर्स और नेम्स में इशू है, क्योंकि बुक्स के कुछ के पास ओल्ड एडिशंस हैं, कुछ के पास न्यू एडिशंस हैं। ठीक है, तो कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स और हर चीज़ सेम है। ठीक है, जो मेरी बुक है ये लेटेस्ट एडिशन है इस वक्त। ठीक है, ये 11th एडिशन है। आप लोग जो हैं, अगर आपकी 11th एडिशन नहीं है, इससे पुराना एडिशन है, और अगर आपको मार्किंग में इशू हो रहे हैं, आप लोग देख लिया करें। ये थोड़े बहुत वर्ड्स में चेंजेस आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। आप मेरी बात सुन लिया करें, अगर, क्योंकि हर चीज़ रटा नहीं होती है। कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में बैठ जाता है, अगर आपको वो बात नहीं मिली तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे COPD से। ठीक है, एस्थमा के बाद आ गया है COPD। COPD क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कॉज रिडक्शन इन एयर फ्लो दैट कैन हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन डेली एक्टिविटीज़। COPD नाम जो है ये शो कर रहा है कि क्रोनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, पल्मोनरी है और डिजीज़ है। ठीक है, इसका नाम इसको डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, आप लोग ने COPD बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ये COPD के अंदर डिफरेंट डिजीज़ मिल के COPD कॉज कर देती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, एम्फिसीमा होता है और ब्रोंकियल एस्थमा। ये तीनों भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है क्या? ये भी अपना नाम से खुद को शो कर रहा है। जहाँ पे आइटस वर्ड आ जाता है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, किसकी? ब्रोंक्यूल्स की। और ये क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, कोई इंजरी नहीं हुई कि एक्यूट हो गई है, ये क्रोनिक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। और हमें पता है स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा होती है ये। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता क्या है कि जो ब्रोंकियल वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्पूटम की जो सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद इस वक्त इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना नहीं है, हमने इसके बारे में एक्सरसाइज और ट्रेनिंग पढ़नी है। ठीक है, तो सिर्फ आइडिया लें। उसके बाद आता है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में आपको पता होगा कि जो एल्वियोलाई हैं उनका स्ट्रक्चर डैमेज होता है। ठीक है, जब वो डैमेज हो जाते हैं तो कैसे डैमेज होते हैं कि उनका जो इलास्टिक रिकॉइल है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि ओवरऑल स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो पल्मोनरी स्ट्रक्चर जो है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक हो गया, तो COPD इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड एबिलिटी टू एक्सहेल। ये चीज़ याद रखने वाली है कि इन्हेलेशन में इतना इशू नहीं आता जितना एक्सहेलेशन में आता है। ठीक है, और जब ये एक्सहेल करते हैं तो वीजिंग साउंड आती है। ठीक हो गया। जब आप COPD को पढ़ोगे तो आपने COPD और एस्थमा को आपस में मिक्स नहीं करना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि COPD और एस्थमा के सेम होते हैं, लेकिन आपको कुछ डिफरेंसेस अगर मैं बता दूं तो आपको शायद आइडिया हो जाए कि एस्थमा जो है और COPD ये दोनों क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, लेकिन एस्थमा अर्ली एज में होता है, तकरीबन 40 से पहले, और ये 40 के बाद होता है, लेटर एजेस में। उसके अलावा जो है एस्थमा में जब कफ आती है तो वो मोस्टली ड्राई होती है। ठीक है, उसमें वीजिंग साउंड आती है जब वो बंदा सांस लेता है।
लेकिन उसके अलावा उनमें चेस्ट टाइटनेस और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ये सिम्टम्स इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली कफ़ के साथ स्पूटम आता ही आता है, ठीक है। ये ड्राई कफ़ नहीं होती COPD के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे ADLs पढ़ेंगे कि COPD से होता क्या है कि उस बंदे की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब कोई बंदा काम नहीं कर सकता, उसको जल्दी सांस चढ़ जाता है, तो क्या होगा कि उसकी एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगी। उसकी वजह से अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है अफेक्ट हो रही है, उसका घर नहीं चल रहा, या कोई काम वो कर रहा था वो नहीं हो रहा, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने सिंपल मेडिकेशंस होती हैं और ऑक्सीजन इन्हेलेशन थेरेपी। उन्होंने कहा है सिर्फ ये दोनों चीज़ें काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसका प्रॉपर एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। जैसा हमने पीछे अस्थमा में पढ़ा, उसमें मेडिकेशंस ठीक थी, मेडिकेशन से काम हो जाता है, ऑक्सीजन इन्हेलेशन थेरेपी वगैरह, ब्रोंकोडायलेटर्स, उतना ही काफ़ी है। लेकिन जो COPD है ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ये मल्टीपल डिजीज़ से मिलकर बनी हुई है। सो इसका सिर्फ इतना करना इसके लिए ठीक मतलब काफ़ी नहीं है। इसका प्रॉपर एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। और इस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को अगर आप ये सारा पैराग्राफ में इसके बारे में लिखा हुआ है। इन शॉर्ट इसमें यही है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सारे मिल के उस बंदे की ट्रीटमेंट करते हैं, कि ना सिर्फ उसकी मेडिसिन वगैरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, बल्कि उसको जो स्ट्रेस आ रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। उसके अलावा पेशेंट और फैमिली ये सारे आपस में मिल के तो फिर उनकी प्रॉपर एक रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम सेट किया जाता है। उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। अब आ जाता है टेस्टिंग और ट्रेनिंग। सबसे पहले तो जब आप किसी बंदे को एक्सरसाइज करवाने लगे, आप उसका टेस्ट ज़रूर करते हो, ठीक है, उसको COPD है या नहीं। सो FEV1 जो हमने पीछे अस्थमा में ये टेस्ट पढ़ा था, फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है, ये टेस्ट करते हैं। सो FEV1 अस्थमा के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर COPD और अस्थमा में कैसे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इसको COPD है या अस्थमा है, अगर एक ही टेस्ट आप परफॉर्म करोगे तो। इसमें क्या करते हैं कि ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट परफॉर्म होता है, जिससे उसकी VO2 मैक्स का पता चल जाता है, मैक्सिमम एक्सरसाइज वेंटिलेशन का अंदाज़ा हो जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस चेंजेस जो होती हैं, PO2 CO2, ये सारा कुछ। तो ना सिर्फ उसका जो एक्सपायरेटरी फ़्लो रेट आपने जानना है, बल्कि उसकी बाकी VO2 मैक्स और ये सारा कुछ भी जान लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। अभी फिर से वही चीज़ आ गई है कि मेरे जो एडिशन है वो न्यू एडिशन है, ठीक है। तो इसमें चीज़ें कुछ इस तरह कुछ ज़्यादा लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो थी मुझे पुरानी बुक से जो मुझे लगी कि ये इसमें होनी चाहिए, सो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। सो उसमें गोल्स प्रॉपर हेडिंग से बना के लिखे हुए से थे, तो मैंने सोचा कि इसको इसी तरह करते हैं। सो हमारा जो गोल है वो ये है कि रिलायंस ऑन ऑक्सीजन एंड मेडिकेशन जो है उस बंदे की, उसको कम करना। अगर उसकी रिलायंस ऑक्सीजन और मेडिकेशन पर उतनी ही रहती है बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, तो आपकी ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ है इम्प्रूव एबिलिटी टू कंप्लीट ADLs, एटलीस्ट वो बंदा अपना ADLs जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये हमारे जो 2 मेजर गोल होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, मैंने ये सारा ना शॉर्ट करके लिख दिया है। तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस यूज़ होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होती है, 28% ऑक्सीजन विद 72% हीलियम होती है। इससे क्या होता है कि जो वर्क फोर्स होती है या वर्क ब्रीदिंग होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। जितनी फोर्स लग रही है उस बंदे की वो कम हो जाती है। ये सॉल्यूशंस मिलते हैं जो पेशेंट यूज़ करता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस आ गई, ऑक्सीजन और हीलियम का सॉल्यूशन आ गया, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आ गई। उसके बाद हम जो अदर चीज़ें करते हैं वो ये है कि इंस्पायरेटरी प्रेशर सपोर्ट देते हैं, ताकि इंस्पायरेटरी मसल्स का वर्क कम हो जाए। इंस्पायरेटरी मसल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग कराते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं। मतलब ये सारा कुछ मैंने इनके नाम अगर आप कर लो बस काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें इसकी ट्रीटमेंट में आता है, ठीक हो गया। अभी जब आप टेस्ट कर रहे होते हो ना इन पेशेंट्स को, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो आती ही आती है, ठीक है। सो जो डिस्निया का एक स्केल बना हुआ है, उसके थ्रू आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि कितना उसमें ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, वो किस तरह की है, ठीक है। पेशेंट को कहते हैं कि आपने रेट करना है, ठीक है। अगर उसको लाइट या इतनी सी है कि मतलब उसको खुद भी नहीं पता चलता कि भाई उसको सांस चढ़ता है, तो वो ग्रेड 1 में है, ठीक है। और अगर है मतलब उसको तंग करती है,
कुछ हद तक, मतलब इतना नहीं कि ज़्यादा तंग करे, बस कुछ मॉडरेट सी है। सो ये लेवल 2 हो गया। 3 में ये होता है कि मॉडरेटली सिवियर है, अनकम्फर्टेबल भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नहीं है कि वो बंदा मरने वाला ही हो जाता है, ठीक है। और जो 4th होती है वो इतना है कि वो बंदा कहेगा कि मुझे तो बिल्कुल सांस ही नहीं आया, मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी इस तरह मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब सिवियर किस्म का होता है इसमें, ठीक हो गया। अब जब हमें पता चल जाएगा कि डिस्निया का लेवल कौन सा है, सो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने उसे किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करानी है, क्योंकि जब भी जितनी विगरस इंटेंसिटी होगी एक्सरसाइज की, उतना ही उस बंदे का डिस्निया इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो हम अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी उस हिसाब से मैनेज कर देते हैं, ठीक है। और इन पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं आप, मॉडरेट इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करा सकते हैं उसके स्टेटस की बेस पे, ठीक है। अगर एक बंदा का 1 या 2 पे स्टेज पे है तो उसको तो आप करा सकते हो, ठीक है। 1 पे है तो उसको तो आप विगरस इंटेंसिटी की भी करा सकते हो, लेकिन अगर उसका 4 पे है, ठीक है, तो उसको तो आप लो इंटेंसिटी के कराओगे, ठीक है। सो डिपेंड करेगा इस स्केल के ऊपर। उसके बाद हमारी आउटकम क्या होगी कि ओवरऑल जो उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस है विदाउट डिस्निया वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर वो 10 मिनट एक्सरसाइज के बाद उसको डिस्निया अटैक आ जाता था, अब उसको 20 मिनट के बाद आता है, ठीक है। तो उसकी टॉलरेंस इंक्रीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वेल बीइंग की सेंसेशन को उस बंदे को खुद अच्छा फील होगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये डिज़ीज़ रिवर्स नहीं होती, ये प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, ये रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। डिले हो सकती है लेकिन रिवर्स नहीं हो सकती, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली। उसके बाद है समरी आप लोग खुद रीड करेंगे, इसमें सारा कुछ वही पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन आ जाता है हाइपरटेंशन जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। होता क्या है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, प्री हाइपरटेंशन में 120 से 139, ये सारी वैल्यूज़ जहाँ पे लिखी हुई हैं। प्री हाइपरटेंशन क्या होती है, देन स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या है, ये आप लोगों ने ये वैल्यूज़ यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद है कि जब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाएं तो इसकी ट्रीटमेंट 2 तरह से होती है, एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक होती है फार्माकोलॉजिकल। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है ताकि विदाउट मेडिसन, ऑब्वियसली विदाउट मेडिसन तो ये ट्रीट नहीं होती है, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन जो डिपेंडेंस है उस बंदे की मेडिसिन पे इंक्रीज़ ना हो, बेहतर है कि उसे कम से कम मेडिसिन लेनी पड़े, ठीक है। इसके लिए उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही मेंटेन रहे, ठीक है। अगर ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो काम नहीं करते, देन उसको मेडिकेशंस पर ले आओ, ठीक है। पहले ये ट्राई करते हैं। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में क्या आ जाएगा कि डाइटरी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। एक्सरसाइज और डाइट 2 मेजर चीज़ें होती हैं, ठीक है। डाइटरी में उसको क्या कहते हैं कि सोडियम का इंटेक आपने कम कर देना है, ठीक है। कैलोरिक इंटेक कम कर देना। हमें पता है कि क्या होता है हाइपरटेंशन के अंदर कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो इसमें अथीरोस्क्लेरोसिस का आपको पता है कैलोरीज़, जब बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर जमा होता है, ठीक है। सो इनको 2 चीज़ें आपने मना कर देनी है, एक सोडियम इंटेक यानी कि नमक, और दूसरी कैलोरी की इंटेक यानी फ़ैट्स। उन्होंने कहा कि जब बंदों को साल्ट की रिस्ट्रिक्शन करवाई, ठीक है, सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आए कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 mmHg और जो डायस्टोलिक था वो 3 mmHg कम हुआ, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के बाद, ठीक है। और जब कैलोरी की इंटेक उन्होंने कम की यानी उसका वेट लॉस करवाया, सो उससे 1 kg वेट लॉस के हिसाब से उसका 1.6 to 1.3 mmHg जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रिस्पेक्टिवली इसका डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। इतना फ़ायदा है। उसके बाद डाइट के बाद एक्सरसाइज जो है, इन्होंने कहा कि इंड्योरेंस एक्सरसाइज 5 to 7 mmHg जो है उसका ब्लड प्रेशर कम किया, ठीक है। इतना होता है, ठीक है। ये अगर इस तरह उसको अफेक्ट आ रहा है दैट्स वेल एंड गुड। अगर उसकी स्टेज ज़्यादा है, ठीक है, सो हम फिर फार्माकोलॉजिकल की तरफ जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। सो एक्सरसाइज मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें हार्ट रेट 40 to 60% हो, ठीक है, क्योंकि इनका पहले ही हार्ट में हाइपरटेंशन का इशू हुआ हुआ है। हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो गया, टैकीकार्डिया हो गया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं आपने करवाना इनको।
सो मॉडरेट इंटेंसिटी में ही रहना है और 30 मिनट्स तक करवाना है, डेली करवानी है एक्सरसाइज। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो करानी है वो 60 to 80% 1 रेपिटेशन मैक्सिमम के हिसाब से करवानी है। और एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 700 से 2000 किलो कैलोरी वीक पर मतलब एक वीक में इतना होना चाहिए, ठीक है। इतनी एनर्जी उनकी एक वीक के अंदर इतना मतलब किलो कैलोरीज कम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ और इन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं कि अगर ओवर वेट हैं तो अपना वेट लॉस करो, अल्कोहल ले रहे हो तो इनटेक कम कर दो, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम पोटाशियम को मेंटेन करो, डाइट रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें लो, ठीक है। सोडियम नहीं लो, स्मोकिंग नहीं करो, ये सारे आ गई नॉन फार्माकोलॉजिकल में, ठीक है। ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको पहले ही याद होंगी। उसके बाद हैं मेडिकेशंस। जब इससे आराम नहीं आता फिर तो मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। सो जो मेडिसिन होती हैं वो आपको पता है, एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये सारी मेडिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आ जाती है समरी आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब आ गया है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन में पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक जो इश्यूज़ जो बंदा फेस करता है जिसके बाद रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्ट सर्जरी जिसे हम कैबेज के नाम से जानते हैं, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी जो डिजीज़ कह सकते हैं, उसके बाद डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, इनके बाद ज़रूरत होती है कार्डियक रिहैबिलिटेशन की, ठीक है। हार्ट को अपने पहली स्टेज पर भी तो लेके आना है ना इसके बाद। सो वो हम पढ़ेंगे वो कैसे होगा। सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट को आपको पता हो, सो चेस्ट में पेन होती है, ठीक है, अप टू आई गेस 15 मिनट्स तक होती है, ठीक है। अगर 15 मिनट्स तक हो तो एंजाइना पेक्टोरिस है, उससे ज़्यादा हो जाए लाइक आधे घंटे तक की हो गई है तो हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कह देंगे, ठीक है। सो एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है, इस्कीमिया हो जाता है, उसकी वजह से चेस्ट पेन होती है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, वो सबको पता है, जो ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट में होते हैं। उसके बाद आ जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है कि हार्ट को डैमेज आया है, नेक्रोसिस हुई है हार्ट की, कि जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी, कोई कोरोनरी आर्टरी में अक्लूजन हो गया है, हार्ट को सप्लाई नहीं मिली, उसके जो सेल्स थे उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया हार्ट की। सो होता है MI। पहली स्टेज होती है एंजाइना पेक्टोरिस, कि इस्कीमिया हुआ, चेस्ट पेन हुई, अगर 15 मिनट्स तक ये हुई, उसके बाद जो ठीक हो गया, सो मतलब ये मेडिसिन से ठीक होगी तो एंजाइना होगी। लेकिन अगर यही इस्कीमिया जो है ये ट्रीट ना हो, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाए, सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन को लीड कर जाता है, ठीक है। सो इसमें मेडिकेशन ऐसे लेते हैं कि हार्ट का जो वर्क है वो कम हो, ठीक है, कि हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा ना हो, कार्डियक आउटपुट जो है उसको मेंटेन रखा जाए, एरिथमियाज होते हैं इसमें, उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जो नाम बता रहा है कि इसमें ग्राफ्टिंग होती है, जो कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं जब किसी का MI हो जाता है सिवियर किस्म का, सो उनमें बाईपास सर्जरी करवाई जाती है। होता क्या, बाईपास नाम शो कर रहा है कि कोई और रास्ता बनाया गया है, ठीक है, कि पहला अगर रास्ता बंद किया हो गया है, सो दूसरा रास्ता बनाया गया, एक बाईपास बनाया गया, ठीक है। सो अगर कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, सो उसकी जगह कोई दूसरी आर्टरी ला के मतलब एक सैफनस वेन से ग्राफ्ट ले लिया जाता है या इंटरनल मेमोरी आर्टरी से ग्राफ्ट लिया जाता है, सो वो उसकी जगह लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के नाम से हम लोग इसे सिंपल जानते हैं। सो एंजियोप्लास्टी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंद आर्टरीज़ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज़, उनको खोला जाता है, ठीक है। वो स्टंट्स से हो सकता है, बैलून टिप्ड कैथेटर हो सकते हैं, कि बैलून टिप्ड कैथेटर का ये सीन होता है कि कैथेटर डाला जाता है जहाँ पे अक्लूजन हुई हुई है वहाँ जाता है, वहाँ पे बैलून जो होता है उसको वो फूल जाता है, ठीक है, और बाकी कैथेटर बाहर निकाल लिया जाता है। सो वो जब तक बैलून वहाँ रहेगा तब तक वो आर्टरी अब बंद नहीं होगी, ठीक है, बंद आर्टरी खुल गई है। स्टंट्स का भी इसी तरह काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्ट करना होता है। इन लोगों को जब एक्सरसाइज करवाने से पहले इनकी टेस्टिंग ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज टेस्टिंग करते हैं, ECG 12 लीड ECG से करते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज प्रोग्राम इनका जो करवाते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की 3 फेजेज़ होती हैं, फ़ेज़ 1, 2 और 3।
ठीक है। फ़ेज़ 1 जो होती है ये इन पेशेंट, इसको हम कह सकते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, हॉस्पिटल में जितनी देर है वो बंदा, ठीक है, लाइक उसको बाईपास हुआ है या ये एंजियोप्लास्टी उसने करवाई, तो जितनी देर वो हॉस्पिटल में है वो इन पेशेंट फेज़ में है, यानी फ़ेज़ 1 में है। सो जो जो एक्टिविटीज़ हम उसको करवाएंगे वो इस फेज़ में आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें जो एक्सरसाइज और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लो इंटेंसिटी की होती है, ठीक है। एक बंदा अभी नई नई सर्जरी के बाद उठा है तो आप उसको हाई इंटेंसिटी के तो नहीं करवा सकते ना, ठीक है। सो लो इंटेंसिटी की एक्टिविटीज़ के सिर्फ उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, उसको सिंपल एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं कि कैसे तुमने ताकि सेकंड फेज़ में हम स्टार्ट करवाते हैं सही से एक्सरसाइजेज, ठीक है। इसमें सिर्फ उनको स्टार्टअप देना है हर एक्सरसाइज का, ठीक है, कि उसका कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहे, उसका जो बाकी जो लिम्स हैं उनको जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहे, एक बेड रिडन पेशेंट है। सो इसका जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल से कम ना हो जाए, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है फ़ेज़ 1 में। उसके बाद आ जाती है फ़ेज़ 2, ठीक है। फ़ेज़ 2 कहाँ ये होती है? आउट पेशेंट फ़ेज़, के पेशेंट हॉस्पिटल से तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन अभी भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, ये इसे इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते इस फेज़ के अंदर, ठीक है। इसमें पेशेंट की सुपरविज़न करनी पड़ती है। पेशेंट को कहते हैं कि आपने आना है हमारे पास और मतलब अपना रूटीन चेकअप करवाते रहना है, ठीक है। आप घर भेज देते हैं लेकिन उसको रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। सो फ़ेज़ 2 पे मैंने यहाँ पे ना कंसाइज़ करके लिख दी हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज उनको करवाते हैं। वार्म अप, स्ट्रेचिंग के साथ इंड्योरेंस एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कूल डाउन एक्टिविटीज़, ये सारी एक्सरसाइजेज उनको करवाते हैं फ़ेज़ 2 के अंदर। उसके बाद आती है फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 3 जो होती है इसमें सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती, बंदा इतना समझदार हो चुका होता है, ठीक है, और वैसे भी उसकी बॉडी हील होगी होती है, ठीक है। सो वो इतना समझदार है कि वो खुद कर सकता है। बस ये है कि उसमें एक ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, मैंने यहाँ पे इसे कंसाइज करके लिखा है। ग्रेडेड एक्सरसाइज 8 वीक का कोर्स होता है, ठीक है। 90 मिनट्स पर सेशन इसमें लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन पेशेंट्स को हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं, पेशेंट हील हो चुका है, ठीक है। सो ये 8 वीक का कोर्स है, 90 मिनट्स पर सेशन इसको करवाते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेशन में एजुकेशनल टॉक्स भी होती हैं, डाइट, मेडिकेशन के बारे में, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, हर चीज़ इस एक सेशन के अंदर मौजूद होती है, ठीक हो गया। सो हमें क्या फ़ायदा होगा ये तीनों फेजेस से गुजरने का, ये प्रॉपर एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पास होने का? वो ये है कि कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो गया, VO2 मैक्स इम्प्रूव हो जाएगी, वर्क रेट्स जो हैं, इस्कीमिया की मतलब अगर एक बंदा उसको 10 मिनट के बाद इस्कीमिया हो जाता था एक्टिविटी के बाद, ठीक है, और उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती थी, यानी अंजाना पेन स्टार्ट हो जाती थी, अब विदाउट इस्कीमिया उसका वर्क रेट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब वो कोई आधा पौना घंटा या घंटों वो विदाउट इस्कीमिया काम कर सकता है, ठीक है। डिपेंड कि उसने अभी कितनी आपका ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कितना फॉलो किया है। उसके बाद उसकी लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाएगी, प्रोलॉन्ग सब मैक्सिमल वर्क, हर चीज़ मतलब उसका इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि कार्डियक इवेंट से बचने के कौन कौन से रिस्क होते हैं उनको बताया जाता है कि इससे अब आपने बचना है ताकि फ़र्दर आपको दोबारा से कोई ऐसा इशू ना आ जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद समरी है, समरी आपने खुद रीड करनी है। वीडियो लंबी हो रही है और मेरी कोशिश है इसी वीडियो में इसको चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। सो मैं जल्दी जल्दी ये बताऊंगी। ओल्डर एडल्ट्स जो हैं, आपको पता है कि ओल्डर इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये एक्सरसाइज इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, लेकिन इनमें डिजीज़ होने की वजह से एक्सरसाइज मुश्किल हो जाती है। आपको बहुत ध्यान से एक्सरसाइज कराना पड़ती है इनको, क्यों? क्योंकि इनमें क्रोनिक डिजीज़, फिज़िकल एक्टिविटी लिमिटेशन, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस हुआ हुआ है, कोई बेड रिडन है, कोई मूव नहीं कर सकता, किसी को बैलेंस इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो आप इनको ऐसे एक्सरसाइज नहीं करवा सकते जैसे आप नॉर्मल बंदे को करवाओगे, ठीक है। इनको ज़रूरत होती है क्लोज सुपरविजन की, ठीक है। सो ये एक चैलेंज होता है आपके लिए इनको एक्सरसाइज कराना। तो प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिज़ीज़, एक्सटेंडिंग द ईयर्स। अच्छा, एक्सरसाइज से इनको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो डिज़ीज़ अगर इनको कोई है तो उसकी प्रोग्रेशन रुक जाएगी, लाइक डायबिटीज़ है वो उसकी ट्रीटमेंट में आ जाती है एक्सरसाइज, अस्थमा है, COPD है, कोई भी है, उसकी प्रोग्रेशन रुक जाएगी,
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिपेंडेंट लाइफ वो गुजारेंगे वो उसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उनको बेड रिडन नहीं होना पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब आ जाती है मैक्सिमल एरोबिक पावर। उन्होंने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ हर बंदे की जब 20 to 40 ईयर्स की एज जो होती है ना, वो हमारी होती है पीक वैल्यू, मतलब जिसमें हमारी जो एरोबिक पावर है वो अपनी पीक पर होती है, ठीक है। यानी ये जवानी की जो एज होती है 20 to 40 ईयर्स। सो हर बंदे की अपनी है, कोई 25 में बूढ़ा हो जाता है, सो कोई 40s के बाद भी बूढ़ा नहीं होता है। ये हर बंदे की अपनी एक्टिविटी पे है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस वगैरह पर डिपेंड करता है। सो इन्होंने कहा है कि 1% पर ईयर हर बंदे की मैक्सिमल एरोबिक पावर जो है वो डिक्रीज़ होती है आफ्टर दिस एज, कि उसकी जब पीक वैल्यू यानी 20 to 40 ईयर्स की एज के बाद ये होता है कि 1% पर ईयर उनकी ये डिक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टडीज़ हुई हैं इसके बारे में कि जैसे जैसे बंदा इन एक्टिविटी की तरफ आता है ना, वैसे वैसे उसकी जो VO2 मैक्स है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। बॉडी फैट इंक्रीज़ होती रहती है। एक बेड रिडन बंदा है, उसकी VO2 मैक्स तो डिक्रीज़ होनी है ना, कि आपने काम शाम छोड़ दिया बैठ गए हैं। सो उसकी VO2 मैक्स डिक्रीज़ होती जाएगी, बॉडी फैट इंक्रीज़ हो जाएगी, एजिंग का भी ये इफेक्ट होता है। सो वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्सपीरियंस अ स्टडी डिक्लाइन इन VO2 मैक्स ओवर टाइम बाय 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 60 साल की उम्र के बाद स्टडी डिक्लाइन की तरफ आ जाती है इनकी VO2 मैक्स, ठीक है। और देयर एबिलिटी टू इंगेज कंफर्टेबली इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, सो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो स्लोली क्या होगा कि एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि इनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस डिक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से अपने डेली टास्क नहीं कर पाएंगे, इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंडेंट हो जाएगी किसी पे, ठीक है। सो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आ जाएगी, सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी छोड़ दी है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया वो ओल्डर इंडिविजुअल्स जिन्होंने सीडेंट्री लाइफस्टाइल थी, कुछ नहीं करते थे, और उनके कंपेयर में इंड्योरेंस ट्रेंड ओल्डर एथलीट्स जो थे, ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस थी, ठीक है। यही जो चेंजेस हैं ये हमारे गोल्स भी हैं, ठीक है, कि उन लोगों की VO2 मैक्स ज़्यादा थी, हायर VO2 मैक्स। HDL कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है वो हमारे लिए अच्छा होता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए वो डेंजरस होता है। सो HDL का कंटेंट ज़्यादा करना होता है, LDL का कम करना होता है, तो यही इनमें होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस जो होती है वो इनमें इंक्रीज़ हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ होता है, रिस्क ऑफ फॉलिंग कम हो जाता है, ठीक है। सो उन्होंने कहा इंड्योरेंस ट्रेंड जो एथलीट्स होते हैं उनमें ये सब कुछ होता है, नॉर्मल सीडेंट्री जो बूढ़े लोग हैं उनकी निस्बत। और ये सब कुछ अगर आपसे कोई पूछे गोल्स क्या हैं, यही गोल्स हैं हमारे, ठीक। तो यहाँ पे गाइडलाइंस फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में गाइडलाइंस हैं जो कि बूढ़े लोगों के लिए और अडल्ट के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। कि अगर इनको कहा गया है कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है आप बहुत ज़्यादा नहीं तो कम कर लो, लेकिन कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करने के से बेहतर है, ठीक है। इन एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है, इससे आपको आपकी हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा 150 मिनट्स अ वीक, मतलब कम से कम इतना कि आप एक वीक में मॉडरेट इंटेंसिटी यानी कि वॉक जो है वो 150 मिनट्स भी नहीं आप कर सकते एक वीक के अंदर, ठीक है। और अगर थोड़ा विगरस इंटेंसिटी है यानी रनिंग में अगर ले जाओ एरोबिक के, सो वो 75 मिनट्स भी नहीं आप रन कर सकते, पूरा एक वीक है, ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने कहा है कि 0 to 10 का अगर एक स्केल बनाया जाए ना, तो 5 to 6 वाले हमने मॉडरेट रखे हैं, 7 to 8 वाले विगरस रखे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप 100% तक कहो कि ये इसकी विगरस है, नहीं, 7 to 8 वाले विगरस इंटेंसिटी में आ जाते हैं। ये एक जनरल नॉलेज वाली बात थी। उसके बाद आ जाता है ओल्डर एडल्ट्स जो हैं शुड इंक्रीज़ देयर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी टू 300 मिनट्स, ठीक है। स्टार्ट किधर से किया है कि 150 मिनट्स पर वीक से, ठीक है, और इंक्रीज़ कितना कर जाएँ 300 मिनट्स पर वीक, ठीक हो गया। और मॉडरेट इंटेंसिटी की और जो विगरस इंटेंसिटी है वो 175 से स्टार्ट लिया था हमने ऊपर, सो 150 तक उसको लेके आना चाहिए इनको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं वो 8 to 10 मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ कम से कम 2 दिन एक हफ्ते के अंदर ज़रूर करो, ठीक हो गया, मेजर मसल ग्रुप्स की। उसके अलावा रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो 8 to 12 रेपिटेशंस, ठीक है।
अगर आपको ये डिजिट्स याद नहीं होते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कम से कम जो एरोबिक वाले डिजिट्स तो ये हर जगह रिपीट हो रहे हैं, सो ये याद हो जाने चाहिए। जो बाकी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कम से कम 2 दिन इनको कर लेनी चाहिए। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो हैं वो लो टू मॉडरेट टू हाई की तरफ इनको लेके आना चाहिए। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको करना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं ये गाइडलाइंस हैं सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स के लिए। जो हमने पहले गाइडलाइंस पढ़ी हैं वो हैं ओल्डर के लिए भी हैं और यंग के लिए भी हैं। ये न्यू बुक में है ऐसा सेपरेट लिखा हुआ है। जो ओल्ड बुक वाले हैं उनमें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है सब, ठीक है, उनको रीड देना पड़ेगा। सो ओल्डर एडल्ट्स का ये सीन है कि अगर 150 मिनट्स वो नहीं कर पाते ना, हमने कहा 150 मिनट्स एरोबिक एक्टिविटी करो पर वीक। अगर नहीं कर पाते अपनी डिज़ीज़ के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से जितनी देर कर सकते हो करो, फारिग नहीं बैठना, ठीक है। पहली गाइडलाइन ये है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि अपना लेवल ऑफ एफर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी डिटरमिन करो कि कितनी देर चल सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से कर लो, ठीक है। और वो एक्सरसाइजेज़ करो जिससे इनका बैलेंस इम्प्रूव होता है, फॉलिंग कम हो जाए, ठीक है। बैलेंस एक्सरसाइजेज़ जो है फॉल प्रिवेंशन में सबसे इशू ही बैलेंस का होता है, ठीक है। सो फॉल प्रिवेंशन करनी होती है। सो बैलेंस एक्सरसाइजेज़ में आ जाती है कि बैकवर्ड वॉकिंग करवाएं, साइडवेज वॉकिंग कराएं, हील वॉकिंग कराएं, टो वॉकिंग कराएं, स्टैंडिंग फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन, ये सारी बैलेंस एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। इससे अगर उनको गिरने के चांसेस कम हो गए हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डिफ़िकल्ट की तरफ लेके आओ, ठीक है। यानी प्रोग्रेशन करवाना ज़रूरी होती है। क्या अगर आप पहले उनको सिखाते हो कि वाइड बेस के साथ चलो, जब स्टार्ट करवाते हैं कि अपने पाँव खुले खुले रख के चलो ताकि इनके गिरने के चांसेस कम हो। जितनी वाइड बेस आपको पता है उतना चांसेस कम होता है, बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो वाइड से अब नैरो बेस की तरफ आओ, प्रोग्रेशन हो रही है, ठीक है। सेंटर से साइड की तरफ चलना स्टार्ट करो, ठीक हो गया। उसके बाद साइडवेज वॉकिंग करें। क्रोनिक कंडीशंस हैं अगर इनको तो फिर उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप अपनी क्रोनिक कंडीशन के हिसाब से जो भी एक्टिविटी करनी है उस हिसाब से करें, लेकिन करें, सेफली करें। उसके बाद रहता है बोन हेल्थ एंड ऑस्टियोपोरोसिस। बोन हेल्थ एंड ऑस्टियोपोरोसिस में ये है कि आपको पता है कि हमारी बोन, अल्लाह पाक ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि अगर इन पे लोडिंग आती रहे, इन पे फोर्स लगती रहे, ये यूज़ होती रहे, सो ये ग्रो करती हैं, ठीक है। और अगर आप इन एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हो, बोन्स के ऊपर वेट नहीं डालते, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है ऑस्टियोक्लास्ट की हेल्प से, और स्ट्रेंथ, साइज, डेंसिटी हर चीज़ कम हो जाती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। और इसकी वजह से होते हैं फ्रैक्चर्स, और जब बूढ़े लोगों में पेल्विस के फ्रैक्चर्स, फीमर के फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ह्यूमरस फ्रैक्चर्स। सो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स जो होते हैं 50 के बाद उनमें एमिनोरिया हो जाता है, सॉरी मेनोपॉज हो जाता है। उस मेनोपॉज में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो है उसकी कमी हो जाती है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि ईस्ट्रोजन का क्या रोल होता है। सो इस तरह फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो रोल प्ले करता है, ज़्यादा होती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो हमें इतना तो हर जगह ये हम कोट पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब कोई बीमारी हो गया फिर मसला हो जाता है, ठीक है। सो पहले से उससे बच जाओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्राइमरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, बोन ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होते हैं, डाइटरी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें, मतलब कैसे कैसे आपने अपने आप को बचाना है ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक है। सो कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, डाइट में। उसके अलावा आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सरसाइज होती है, ये सारा कुछ रोल प्ले करता है इसमें। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए कि 3 to 5 टाइम्स पर वीक उनको करवानी चाहिए। इंटेंसिटी जो होती है वो मॉडरेट इंटेंसिटी की करवाएं। मॉडरेट की क्या, वो जो ही वही एक्सरसाइज जो हम पहले करते आ रहे हैं वही, कि मॉडरेट करवाएं। अगर विग्रस करानी है तो 60% से ज़्यादा हार्ट रेट होता है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज और एरोबिक एक्सरसाइजेज का उन्होंने सेपरेट बताया। ड्यूरेशन जो है वो 3 to 60 मिनट्स पर डे के हिसाब से बताया है, ठीक है। और वेट बियरिंग और एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ दोनों करनी है, ठीक है, एक साथ। और जो मोड्स होंगे वो कौन से होंगे कि वेट बियरिंग एंड एंड्योरेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, लाइक टेनिस हो गया जिसमें वेट बियरिंग भी हो और एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी हो जाए साथ साथ। स्टेयर क्लाइंबिंग इनको सिखाएं, जॉगिंग कराएं,
ठीक है। और वो एक्टिविटीज़ जिनमें जंपिंग आती है, लाइक वॉलीबॉल होगी, बास्केटबॉल होगी, ऐसी गेम्स में इनको मतलब कि ये इंगेज रखें, इनको गेम्स के थ्रू इंगेज कर लें, जैसे भी करें ये फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, ठीक हो गया। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इनसे करवाएं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बैलेंस ट्रेनिंग अगर इनको एक साथ करवाई जाए तो इनके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है, ठीक है। और आगे आ जाता है समरी आपने खुद रीड करनी है। समरी वही है जो सब हमने पहले से पढ़ लिया। उसके बाद रहता है प्रेगनेंसी में ये सीन होता है कि प्रेगनेंसी सबसे पहले आपको बताना चाहिए इट्स नॉट अ डिज़ीज़, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। फ़िज़िकल उसमें चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर और डिफरेंट तरह के कुछ स्ट्रेंथ डिटीरियोरेशन हो जाती है, डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इट्स अ डिज़ीज़ कि आप इसको डिज़ीज़ की तरह ट्रीट करो कि पता नहीं हर चीज़ इसमें नेगेटिव ही होती है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक हो गया। सो वमेन के अंदर क्या होता है जब वो प्रेगनेंसी के स्टेज में आती है, सो उसमें कैलोरीज़ की नीड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, हर चीज़ की नीड्स बढ़ जाती है, ठीक है। सो जब आप इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने लगो, सो आप सबसे पहले इनको कहो कि फ़िज़िशियन जो है उससे पहले आप रिकमेंडेशंस लेकर आएँ। अगर वो नॉर्मल हैं, ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अगर वो कहता है हाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, देन आप करवा सकते हैं उसको, वरना नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फ़िज़िशियन के साथ राब्ते में रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज सेशन के दौरान। अब यहाँ पे इन्होंने रिलेट किया हुआ है कि प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी में क्या इशू डिफरेंस होता है कि ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी में 40 to 50% इंक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन कॉस्ट ऑफ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। कार्डियक आउटपुट जो है ये इंक्रीज़ होती है पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में, लेकिन जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है इसमें ये कम हो जाती है और इसमें हाइपोटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक याद रखने वाली थी, इसलिए मैंने इसको स्टार किया कि पहले 2 ट्राइमेस्टर में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है और 3rd ट्राइमेस्टर में डिक्रीज़ होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको पता है कि जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी, ये कॉमन सेंस है। उसके बाद अब इनको एक्सरसाइज आपने करवानी है। सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ना इनको कहते हैं कि आप सुपाइन में तो कोई एक्सरसाइज करना अवॉइड करो, ठीक हो गया। उसके अलावा वेट सपोर्टेड एक्टिविटीज़ इनके लिए फेवरेबल होते हैं। वेट सपोर्टेड एक्टिविटीज़ क्या करें, ये इनके लिए बेहतर है। नॉर्मल एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर कैरी लिटल रिस्क, कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें थोड़ा सा फीटस को इशू आने के चांसेस हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये है कि एथलीट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एथलीट्स हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पहले इन्वॉल्व थी, तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर उनके कोई इशू नहीं आ रहा, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो वो स्टर्नस एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, ठीक है, सुपरविजन के साथ, ठीक है। ये सारे वैसे ही एक्टिव रह सकते हैं जैसे बाकी रहते थे। लेकिन वो फीमेल जो पहले बिल्कुल इनएक्टिव थी और उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, ठीक है, सो उनको कहोगे पहले आप अपने फिजिशियन से जाके रब्ता करो, अगर वो कहता है कि आप कर सकते तो करो, अदरवाइज़ हम नहीं करवा रहे। और जो तीसरी है कि वो फीमेल जो पहले फ़िज़िकल एक्टिव थी, ठीक है, लेकिन उनमें रिस्क है कि प्री टर्म बर्थ हो सकती है, फीटल ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, सो उनकी एक्टिविटी रिड्यूस कर दें 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर के बाद, ठीक हो गया। ये डिफरेंट तरह की फ़ीमेल्स में डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में उन्होंने बताया। सो एक टेस्ट होता है फ़ीमेल का जो करते हैं, वो है टॉक टेस्ट। टॉक टेस्ट में क्या करते हैं कि फ़ीमेल से बात करते हैं, जब वो कन्वर्सेशन के दौरान वो सांस लेती है ना, कि एक जुमला कंप्लीट करने से पहले उसको दरमियान में सांस आता है, ठीक है, सांस लिए बगैर वो एक जुमला कंप्लीट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सरसाइज इंटेंसिटी जो है वो इस हिसाब से कम कर दी जाती है और ख्याल किया जाता है। सो इसके बाद इसकी समरी है। समरी में सिंपल ये बात है कि अपने फिजिशियन से रब्ता रखो और फिर एक्सरसाइज करो। वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन चैप्टर इम्पॉर्टेंट था और ये सारा करना ज़रूरी था, सो मैंने इस सारे को जल्दी इसको कवर करवाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ आई है और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हो गई है सो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से एक बात कहूँगी कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, सो मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता। आई एम जस्ट लर्निंग दीज थिंग्स।
सो स्लोली मैं इम्प्रूव करूँगी। सो आप लोगों को जो कमी नज़र आती है आप लोग मुझे बताएं। इंस्टा आईडी मैंने मेंशन की हुई है, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बस ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।